ये हम सबका सौभाग्य है कि आज के इस कार्यक्रम में देवभाषा में कई लोगों ने अपने विचार रखे और पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद भी हम सबको मिला। मैं उन्हें नमन करता हूँ। आज के कार्यक्रम में श्री शक्ति पाठक जी को वर्ष 2022 का कैलक संस्कृत रत्न पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। चूड़ामणि संस्कृत संस्थान बसोहली के मुख्य न्यासी के रूप में तथा समाज के एक प्रबुद्ध नागरिक के रूप में संस्कृत एवं भारतीय दर्शन के प्रचार प्रसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका का वो निर्वहन कर रहे हैं। मैं कैलक ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रोहित शास्त्री जी को इस कार्यक्रम के आयोजन तथा संस्कृत के चल गुरुकुल के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मोबाइल गुरुकुल जिसे आप कह सकते हैं, या और सीधे मैं कहूँ तो संस्कृत की होम डिलीवरी महंती अब करने वाले यह मोबाइल गुरुकुल जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में जाकर खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में संस्कृत के पठन पाठन और प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। इस वर्ष डॉक्टर उत्तम चंद्र शास्त्री जी का जन्म शताब्दी समारोह भी मनाया जा रहा है। उत्सव की श्रृंखला में पिछले महीने मेरे पूर्व अभिझा जी ने बताया कि अनाज मंडी में आयोजित संस्कृत बाजार के कार्यक्रम को मैं भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम मानता हूँ। संस्कृत बाजार के द्वारा लोगों को न सिर्फ बोलचाल में संस्कृत का प्रयोग सुनाई पड़ा, बल्कि आम नागरिकों में अपनी इस अमूल्य विरासत को लेकर एक गर्व का भाव और एक जागरूकता भी पैदा हुई। आज के इस कार्यक्रम के लिए शास्त्री जब मेरे पास आए थे तो मैं ये सोच रहा था कि इस अवसर पर मैं समाज के सभी लोगों से संस्कृत को जनभाषा बनाने के संबंध में जो थोड़ी बहुत मेरी समझ है मैं भी चर्चा करूंगा। जब भी संस्कृत के कार्यक्रमों का आयोजन होता है तो स्वाभाविक रूप से एक मन में सवाल आता है कि क्या वर्तमान में संस्कृत जनभाषा है? संस्कृत हमारी परंपरा का अनमोल तत्व है, हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक चेतना का केंद्र भी है, लेकिन इसे जनभाषा हम नहीं बना सके। ये लोक भाषा नहीं बन सकी है। इस कड़वी सच्चाई को जानना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि सच्चाई जब हम जानते हैं या उसे स्वीकार करते हैं तभी हमें मार्ग मिलता है कि कैसे इसे लोक भाषा या जनभाषा हम बना सकते हैं, तभी सही दिशा हमें मिल सकती है। पिछली जो जनगणना यहाँ हुई थी 2011 में, उसके अनुसार पूरे देश में 24,821 लोग ऐसे थे जिन्होंने जनगणना के फॉर्म में लिखा था कि संस्कृत उनकी मातृभाषा है। अब 130 करोड़ से ज़्यादा आबादी हो गई। अभी कोई नई जनगणना नहीं हुई है, हो सकता है कुछ संख्या बड़ी हो, आगे जब जनगणना होगी तो संख्या बढ़े, लेकिन ये संख्या जो है 24,821 की, और उसमें भी अधिकांश जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, नागपुर, बिहार से ज़्यादा लोग हैं, और सबसे बड़ी संख्या जो थी वो हरिद्वार से थी। हो सकता है कि नई जनगणना में उनकी संख्या बढ़े,
लेकिन 91 से 2011 के जो आंकड़े हैं उनका अगर अध्ययन किया जाए तो स्वाभाविक रूप से कई लोगों की उम्मीद को झटका लगेगा, उसे एक निराशा का भाव पैदा हुआ है। संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहा नहीं जाता है, ये वास्तविकता है, लेकिन जहाँ अन्य भाषाओं के बोलने वालों की संख्या बढ़ रही है वहीं उस अनुपात में संस्कृत भाषा बोलने वालों की संख्या में वृद्धि नहीं हो पा रही है। उस अनुपात में कारण निश्चित रूप से हमें विचार करना होगा। एक ऐसी छवि, एक ऐसा परसेप्शन बन गया है, मैं कहूँ कि बन गया है या बना दिया गया है, ये दोनों बातें हैं कि संस्कृत भाषा का मतलब है कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ना। ये एडवर्सरी कुछ लोगों ने कोशिश की है। दूसरी वजह संस्कृत को ग्रामीण जीवन की भाषा में शामिल करने में कहीं न कहीं हमसे चूक हो गई। दूर दराज के गांव में चले जाइए, बातचीत में सामान्य अनपढ़ आदमी भी अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल कर लेगा। मैंने कई किसानों से मैं मिला हूँ, वो चावल को राइस कह देंगे, लेकिन तंडुलम शब्द का प्रयोग मैं समझता हूँ कि शायद कहीं किसी ने सुना होगा, और इसलिए चुनौती हमारी बड़ी है। सरकारी प्रयासों से केवल इस लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर सकते। आम नागरिकों को, नई पीढ़ी को विशेष रूप से ये जानना होगा, ये बताना होगा कि मात्र 7-8% साहित्य का संबंध धर्म एवं आध्यात्म से है। बाकी जो 92% संस्कृत भाषा है, साहित्य, विज्ञान, गणित, चिकित्सा का मैं मानता हूँ कि सबसे अमूल्य खजाना है, और जिसे आधार बनाकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने मानवता को नए आविष्कार दिए। आज सभी विद्वजन जानते हैं कि शब्दावली पर पाणिनि से बड़ा विशेषज्ञ कोई नहीं हुआ, लेकिन आज भी जब शब्दावली के विशेषज्ञों का जिक्र होता है तो अंग्रेजी भाषा के एक्सपर्ट्स के बारे में नाम हम सुनते हैं, पाणिनि का जिक्र बहुत कम आता है। पश्चिम के विद्वान ब्लूमफील्ड ने स्वयं ये बात कही कि पाणिनि के अष्टाध्यायी मानव मस्तिष्क की सर्वोत्तम कृति है। इसलिए ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि ऐसी सर्वोत्तम कृति क्यों नहीं हमारे यहाँ हर एक नौजवान के हाथ में है। आज की युवा पीढ़ी में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आर्यभट्ट को पढ़ा होगा, या फिर ब्रह्मगुप्त या भास्कर के संबंध में लाइब्रेरीज में जाने वाले कुछ लोगों ने नाम सुना होगा। मेडिकल फ्रेटर्निटी से जुड़े लोग जो हैं उसमें रुचि रखने वाले बहुत कम लोग चरक या सुश्रुत के बारे में आज जान रहे हैं। कुछ लोग हैं जो इन विषयों पर कभी कभी बोलते हैं, लेकिन उनका बोलना संस्कृत के लिए लाभदायक कितना हो रहा है इसका मूल्यांकन करना आवश्यक हो गया है। ऐसी स्थिति में जब हमें लगता है कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, तब कहीं से भी प्रकाश की पौ फट सकती है। ये मैं मानता हूं कि ईश्वर का ही इंटरवेंशन है। 2014 के बाद देश में बड़ा बदलाव हुआ है। प्राचीन भारतीय दर्शन, उसके विभिन्न आयामों में पुनर्जागरण की शुरुआत हिंदुस्तान में हुई है। योग को पूरे दुनिया ने अपनाया है। पूरी पृथ्वी पर विभिन्न विषयों को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन योग की पूर्णता ऐसी है कि उस पर दुनिया के सभी देशों में आज एकता कायम हुई है। योग की लोकप्रियता ने अन्य 5 विचारधाराओं, या मैं कहूँ कि 5 दर्शन इसको, न्याय, वैशेषिक, सांख्य,
पूर्व मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा को प्रभावित किया है। आज देश नहीं बल्कि विदेश में भी इस पर शोध हो रहा है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है, लगभग जर्मनी के 14 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो भारतीय संस्कृति के इन अनमोल खजानों पर शोध कर रहे हैं। इसी तरह अमेरिका में 5 तथा इंग्लैंड की 4 यूनिवर्सिटीज संस्कृत में स्टूडेंट्स को शोध करा रही हैं। हमारे देश के कुल 18 संस्कृत विश्वविद्यालय, 100 से ज़्यादा कॉलेज हैं। प्रधानमंत्री जी ने 2020 में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटीज बिल देश की संसद में पारित कराया। 3 यूनिवर्सिटीज और उन्हें ग्लोबल एक्सेलेंस बनाने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है। मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार समाज के प्रबुद्ध वर्ग और उससे जुड़ी संस्थाएं, और विशेष रूप से मैं रोहित शास्त्री जी का उल्लेख करना चाहूँगा, कैलाश ज्योति संघ चूड़ामणि संस्थान काम कर रही। हम ऐसी संस्थाएं संस्कृत को पुनर्स्थापित करने में जरूर प्रभावी होंगी, सक्षम होंगी। इसके लिए हमें संस्कृत को जनभाषा और लोक भाषा बनाने के लिए भी काम करना होगा। थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा कि संस्कृत बोलचाल में शामिल हो, इसके लिए मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। लोगों की आदत में, स्वभाव में उसे कैसे शामिल किया जाए, इसके लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता है। इतनी एक बार किसी शिष्य में बहुत प्रसिद्ध विद्वान एक शिष्य था, उसने एक बड़े प्रकांड विद्वान से पूछा कि महावीर प्राकृत में क्या बोले, संस्कृत में क्यों नहीं बोले? प्राकृत भी तो आखिर संस्कृत का अपरिष्कृत रूप है। उस प्रकांड विद्वान ने जो कहा वो सोचने लायक है। उन्होंने कहा कि महावीर प्राकृत भाषा में इसलिए बोले क्योंकि वह जनभाषा थी, साधारण जन की भाषा थी। प्राकृत अनपढ़, अशिक्षित गांव वालों की भाषा बन गई थी, जबकि संस्कृत को हमने सीमित कर दिया। संस्कृत के इर्द गिर्द व्याख्या, व्याकरण, परिभाषा की इतनी दीवारें खड़ी कर दी गईं कि सीखने वाला भी कभी कभी हिम्मत छोड़ देता था। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है और मैं बधाई दूंगा महंत रोहित शास्त्री जी, जिन्होंने इन दीवारों को तोड़ने का एक प्रयास किया है। उनका मोबाइल संस्कृत गुरुकुल आज़ादी के समृद्ध कालखंड में संस्कृत को जन जन तक, गांव तक पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा ही प्रभावी कदम है। मैं इस अद्वितीय कार्य के लिए महंत रोहित शास्त्री जी को तथा उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं और कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं। आम बातचीत की भाषा में बहुत सीधी सादी होती है, उसमें व्याकरण की दीवारें नहीं होती। हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए कि जिस प्रकार अंग्रेजी के शब्द बातचीत में शामिल हो गए, वैसे ही संस्कृत के शब्द भी सामान्य बातचीत की भाषा में अपनी जगह बनावें। झाजी, मैं निवेदन करूंगा कि इसका प्रयास हम सबको करने की आवश्यकता है। संस्कृत के साहित्य लोगों तक पहुँचे, फिर धीरे धीरे अपने आप लोगों की रुचि व्याकरण में भी पैदा होगी, परिभाषा में भी पैदा होगी। सरकारी तौर पर जो आवश्यक होगा उसकी कोशिश की जाएगी। भारतवर्ष की समृद्ध विरासत को देश तथा दुनिया भर में पहुंचाने के लिए अलग अलग माध्यमों को अपने अपने ढंग से काम करना होगा। इसमें सभी संस्थान एक वर्ष का कैलेंडर कैसे बना सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से भी प्रचार प्रसार कैसे किया जा सकता है, इस दिशा में प्रशासन की ओर से भी कोशिश हो, इसका विचार भी किया जाएगा और निश्चित रूप से करने की कोशिश की जाएगी। हम सब जानते हैं कि हमारा अतीत बड़ा समृद्ध रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये भी सच है कि भारतवर्ष सैकड़ों वर्ष की गुलामी के कारण, आक्रांताओं की तमाम विपरीत परिस्थितियों के कारण अनेक पीड़ाएं हमने सही।
लेकिन फिर भी आज विश्व की हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। और एक बात हमें समझने की है कि जब हम सोने की चिड़िया कहे जाते थे तो किसी और कारण से नहीं कहे जाते थे। जिस नॉलेज इकॉनमी की आज बात हो रही है उसके कारण हम दुनिया में सोने की चिड़िया। और आप में से कुछ लोग ये जानते होंगे कि जब दुनिया को नेविगेशन सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं थी तब हिंदुस्तान के पानी के जहाज दुनिया के सुदूर देशों में जाते थे। उस समय एलॉय जब दुनिया के लोग नहीं जानते थे तब सबसे बेहतर स्टील हिंदुस्तान में बनता था। हमारे पानी के जहाज स्टील लेकर जाते थे, दुनिया से सोना लेकर के आते थे। उसके ऐतिहासिक प्रमाण। तो मुझे लगता है कि जो आदरणीय महंत जी ने कहा कि हमारे संस्कार, हमारी धरोहर संस्कृत भाषा में ही निहित है, सामाजिक चिंतन के तत्व भी उसके कारण ही सबसे मजबूत हैं। मानवता के हित के लिए ये आवश्यक है कि संस्कृत में मौजूद उदात्त एवं महान विचारों से अधिक नागरिकों को परिचित कराया जाए। इसके लिए अगर संस्कृत भाषा में नया प्रयोग करना पड़े तो मुझे लगता है कि संस्कृत के विद्वानों को नया प्रयोग करने की आवश्यकता है, नए शोध की आवश्यकता है। कठिन व्याकरण की भाषा की बजाय कैसे ठेठ लोक भाषा के रूप में बच्चों को हम सिखा सकते हैं, बाद में उसे परिष्कृत किया जाएगा ताकि वो शुद्ध संस्कृत जान सके। और ये जिस देश में ये भाषा बन जाएगी, मुझे लगता है कि अनेक देशों ने परिवर्तन किया है। आज हमारे हिंदुस्तान में 20% से ज़्यादा लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं। और इसलिए मैं मानता हूँ कि सबको संयुक्त प्रयास इसका करना है कि संस्कृत भाषा को जन भाषा कैसे बनाया जाए। मैं समझता हूँ कि संस्कृत एवं संस्कार ही भविष्य में हमारे देश का मार्गदर्शन कर सकेंगे। मैं एक बार पुनः इस अप्रतिम पहल के लिए महंत रोहित शास्त्री जी तथा कैलक ज्योतिष संस्थान को बधाई देता हूँ। स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज के चिंतन के अच्छे भंडार का हमें आशीर्वाद मिला। और भी सभी विशिष्ट जनों के प्रति मैं आभार व्यक्त करते हुए हार्दिक शुभकामना देते हुए अपनी बात में पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। और सब लोग संस्कृत में बोले हैं तो मुझे भी एक पंक्ति संस्कृत की कहनी ही पड़ेगी। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम।